नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी का एक और रीजनिंग वाला पेपर जो होने वाला है डी ट्रिपल एस पी पीजीटी साइकोलॉजी वाला, है ना। तो इसका जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो हमने दोपहर वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम करेंगे इसका रीजनिंग वाला सेक्शन। तो चलिए अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है भाई श्लोक का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 आपको और 3 दे रखे हैं कंक्लूजन और 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है स्टेटमेंट से। उसके बाद जो जो कंक्लूजन फॉलो होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है भाई, ऑल डोर्स आर विंडोज। तो ये है डोर्स और सभी के सभी डोर क्या है, सभी के सभी डोर है विंडो, है ना। ये डी किसको डिनोट कर रहा है, डोर्स को, और डब्ल्यू विंडोज को। उसके बाद सम विंडोज आर ड्रॉअर्स। तो कुछ जो विंडो हैं वो क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ड्रॉअर्स को, है ना। सम विंडोज आर ड्रॉअर्स, तो कुछ विंडो कितनी होगी, ड्रॉअर्स हो गई। उसके बाद ऑल ड्रॉअर्स आर वुड, और सारे के सारे ड्रॉअर्स जो हैं ये क्या है, ये सारे के सारे हैं वुड, है ना। तो हमारा जो है डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। ये डोर्स हैं, ये क्या है, ये विंडो है, ये ड्रॉअर्स हैं और ये है वुड, है ना। अब जो है अपने कंक्लूजन को देखते हैं। पहला जो निष्कर्ष है, पहला कंक्लूजन है सम वुड आर विंडोज। तो कुछ जो वुड हैं, ये वुड हैं, ये सारी की सारी वो क्या है, विंडोज है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाली जो है विंडोज हैं और ये वाले जो हैं ये सारी की सारी क्या है, ये हैं वुड। तो बिल्कुल सही बात है, सम वुड आर विंडोज, ये सही ऑप्शन है या फिर सही निष्कर्ष है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सम ड्रॉअर्स आर विंडोज। तो कुछ ड्रॉअर्स क्या हैं, विंडोज हैं। तो ये ड्रॉअर्स हैं और ये हैं विंडोज, तो ये भी सही बात है। तो ये वाला कंक्लूजन भी हो जाएगा आपका राइट कंक्लूजन। थर्ड वाला कंक्लूजन देख लेते हैं, सम वुड आर डोर्स। कुछ जो वुड हैं, ये वुड हैं, ये क्या हैं, डोर्स हैं। तो डोर्स हैं ये वाले और वुड हैं ये वाले। तो आप देख रहे हो कि डोर में और वुड में जो है कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इस कंक्लूजन पर हम जो है इसको हम मानते हैं फॉल्स या फिर गलत कंक्लूजन। तो ये हो जाएगा गलत। तो सिर्फ पहला और जो दूसरा कंक्लूजन है यही दो हो जाएंगे सही कंक्लूजन। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये गलत है। नन ऑफ द कंक्लूजन, ये भी गलत है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो यही वाला हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, कि पहला और दूसरा निष्कर्ष निकलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज इन ऑर्डर टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो इसको बताने के लिए आपको पैटर्न पकड़ना होगा, पैटर्न समझना होगा कि इस सीरीज का पैटर्न है क्या। तो सबसे पहले ये है पी क्यू क्यू एम एस जे जेड जी, और ये नंबर दे रखे हैं 1 3 7 और ये है 31। तो भाई नंबरों से जो है इस सीरीज को सोल्व करना आसान होता है ना। नंबरों में क्योंकि आपको पता होता है जोड़ना घटाना आसान होता है, तो नंबर सबसे पहले लास्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या लॉजिक हमारा फॉलो होगा। तो ये है 1, ये है 3 और ये है 7। तो 1 और 3 में कितने का गैप है, 2 का। 3 और 7 में कितने का गैप है, 4 का, है ना। अब ये है 31, 7 से सीधा कितना हो गया 31 और बीच में कोई ना कोई संख्या आई होगी। तो ये है 2, 2 का दुगना है 4, 4 का दुगना होगा 8। तो 7 और 8 कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर 15 हो जाएगी। उसके बाद 8 का दुगना होता है 16, तो 15 के बाद 15 प्लस 16 कितना होता है, 31। तो हमें पैटर्न पता चल गया क्या, कि ये जो संख्याओं का पैटर्न है ये है 1 3 7 15 और 31। इनके बीच का गैप है 2 4 8 और 16। तो ये तो हमें नंबर पता चल गया, ये क्या नंबर है, 15 है ना। अब अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर है 25 18 15 और 17। तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है लास्ट वाला नंबर 15 है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे हो जाएंगे गलत। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सिर्फ लास्ट डिजिट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। या फिर आप अगर पूरा पहले से भी करना चाहो तब भी आसान है। कैसे, तब आप इनका पैटर्न समझिए। ये है पी क्यू एस जेड। तो पी की जो पोजिशनल वैल्यू होती है, पी की होती है 16, क्यू की होती है 17, एस की होती है 19 और जेड की होती है 26। तो 16
और 17 में कितने का गैप है 1, 17 और 19 में कितने का गैप है 2, है ना। 16 और 1 17, 17 2 19, 19 के बाद कितना होना चाहिए भाई, 19 के बाद अगर हम 1 2 3 माने तो 19 3 कितना हो जाएगा 22, है ना। 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, और 22 के बाद प्लस 4 कितना हो जाएगा 26। तो ऐसे भी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। पी क्यू एस वी और जेड, है ना। पी है 16, क्यू है 17, एस है 19, वी है 22 और जेड है 26। तो यहाँ पर गैप कितने का 1 2 19 और 3 22 और 22 4 26। तो ऐसे भी यहाँ पर वी आ रहा है ना। तो पी क्यू एस और वी आएगा। तो स्टार्टिंग में वी और लास्ट का हमने 15 पता कर लिया था, ऐसे ही एच को निकाल लेंगे। लेकिन आपको इतने झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे देखा नंबर से ही हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओ। आपको इस तरह से क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, चार दोस्त पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। वे सभी भुजाओं के बीच में हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चार दोस्त हैं भाई और वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और सभी का मुंह की तरह केंद्र की ओर है और सभी जो हैं भुजाओं के बीच में बैठे हुए। इतनी जानकारी यहाँ तक हमें दी हुई है। अब यहाँ पर चलते हैं। पी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है पी। और आर जो है पी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। आर जो है पी के तुरंत बाईं ओर, तो तुरंत बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो आर यहाँ पर बैठा है। तो बचा हुआ क्या है भाई पी क्यू आर, बचा हुआ एस आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो है डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब क्या पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहले क्यू एस के तुरंत बाईं ओर है। क्यू जो है एस के तुरंत बाईं ओर है, तो ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि क्यू जो है एस के तुरंत दाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्यू एस के तुरंत दाईं ओर है, तो क्यू एस के तुरंत दाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चाहिए नहीं है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये है 4.5 गुणा 4.5 प्लस 3.5 गुणा 3.5 प्लस 6 पॉइंट, है ना। तो इसकी हमें सोल्व करके वैल्यू बतानी है। तो 4.5 की 4.5 से गुणा करोगे, तो अगर कोई संख्या ऐसे है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी हो 5 और सेम नंबर हो, तो इसको गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 5 की गुणा करो 25, 5 के 5 से, और 4 की गुणा कर दो एक नंबर बढ़ा के। जैसे 4 है तो एक नंबर बढ़ा के हो जाएगा 5, तो 4 पंजे 20, और 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20.25। ऐसे ही 3.5 की 3.5 से गुणा करने का तरीका क्या है, 5 पंजे 25, और 3 की 4 से गुणा कर दो, एक संख्या बढ़ा के 3 चौक 12, ये आ जाएगा 12.25। तो 4.5 की 4.5 से गुणा करके कितना आया हमारे पास 20.25, और 3.5 के 3.5 से गुणा करके कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 12.25। तो प्लस हो जाएगा 12.25 और प्लस के कितने हैं 6.5। तो भाई 20.25 और 12.25 कितना हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 32.5, प्लस कितना है 6.5। तो 32 और 6 कितना हो जाएंगे 38, और ये हो जाएगा 39, तो कितना आ जाएगा 39। तो इसको जोड़ के कितना आ जाएगा पूरा कंप्लीट 39 या फिर 39। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सीधे आपको सिर्फ इसमें क्या पूछा गया था, आपसे क्या पूछ रहा था, सिर्फ आपको गुणा करनी आती है या नहीं, है ना। तो ये फिर सिर्फ गुणा का क्वेश्चन था, और गुणा करने की आपको कुछ ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसे संख्या दे रखी हो तो क्या करते हैं, सीधे 5 की 5 से गुणा कर दो 25, है ना। उसके बाद जो भी संख्या है उसे एक बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे 4 था तो 4 की 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20। ऐसे 3 की 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, read the given statement and course of action carefully and decide which of the given course of action matches the statement। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, क्या है स्टेटमेंट, चिल्ड्रन आर बोर्न टू एक्सप्लोर, दे हैव एन इनेट क्वालिटी ऑफ डिस्कवरिंग थिंग्स अराउंड देम एंड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देम। तो बच्चे जो हैं अन्वेषण करने के लिए पैदा होते हैं
उनमें अपने आसपास की चीज़ों की खोज करने और उनके बारे में सवाल पूछने का जन्मजात गुण होता है। तो ये था आपके पास स्टेटमेंट। अब दो कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है भाई, टीचर शुड टीच ईच स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज या फिर हर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका हिंदी में क्या लिखा गया है, शिक्षकों को प्रत्येक छात्र को अपनी नहीं है ये इसकी, ये है उसकी समझ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। और सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है स्कूल शुड प्रोवाइड स्पेस टू चिल्ड्रन टू थिंक फ्रीली एंड क्रिटिकली। तो स्कूल को बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए जगह देनी चाहिए। तो आपको बताना है, ये स्टेटमेंट था, ये कथन था, इसके संबंध में क्या कार्यवाही जो है उचित रहेगी ये आपको बताना है। आपको प्रैक्टिकल ही चीजें सोचनी है ना। जो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है ये होता है कि आप जो है प्रैक्टिकल जिस चीज को अप्लाई कर सको वही आपको कार्यवाही करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि मानिए कुछ भी अपने मन से कुछ भी बना लिया कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो। जो चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल है सिर्फ वही जो है कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है ना। तो वही कार्यवाही का तरीका होता है। तो कथन था कि भाई चिल्ड्रन आर बोर्न टू एक्सप्लोर, दे हैव एन इनेट क्वालिटी ऑफ डिस्कवरिंग थिंग्स अराउंड देम एंड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देम। ये क्वेश्चन था। तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है, टीचर शुड टीच ईच स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज हर अंडरस्टैंडिंग। तो शिक्षकों को प्रत्येक छात्र को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो पहली नज़र में तो आपको देखने पर जो है ये कोर्स ऑफ एक्शन सही लग रहा हो, लेकिन आप अगर इसे प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो क्या ये सही है कि जो है एक टीचर प्रत्येक छात्र को उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दे, है ना। क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, मान लो 50 बच्चे हैं, तो क्या ये टीचर के लिए पॉसिबल है कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए, है ना। एक जनरल तरीका अपनाता है टीचर जो है क्लास में पढ़ाने के लिए, जिससे कि सभी बच्चे जो है एक साथ पढ़ सकें और जो है जो उनका सिलेबस है या फिर जो कोर्स है वो समय से कंप्लीट हो सके, है ना। पर ऐसा नहीं है ना कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, है ना। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा गलत। हमको सिर्फ वही कोर्स ऑफ एक्शन को सही मानना है जो प्रैक्टिकल भी पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तो ये ठीक ही हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल भी हो वही कोर्स ऑफ एक्शन आपका सही होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, स्कूल शुड प्रोवाइड स्पेस टू चिल्ड्रन टू थिंक फ्रीली एंड क्रिटिकली। तो स्कूल को बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए जगह देनी चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में भी वही बात की गई है कि जो बच्चे अन्वेषण करने के लिए पैदा होते हैं उनमें अपने आसपास की चीज़ों की खोज करने और उनके बारे में सवाल पूछने का जन्मजात गुण होता है। तो यही बात स्टेटमेंट में कही गई है और यही जो है इस कोर्स ऑफ एक्शन में। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्कूल को बच्चों को स्वतंत्र और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए जगह देनी चाहिए। तो कौन सा जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा वाला। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 फॉलोज। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क इस तरह क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 3, 50, 755, 11,330। तो देख रही है सीरीज जो है कितनी स्पीड के साथ बढ़ रही है। अगर सीरीज जो है स्पीड से बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पक्का गुणा हो रही होगी, है ना। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तब वहाँ पर होता है प्लस होता है, या फिर कुछ ना कुछ संख्या जोड़ती हुई चलती है। कोई सीरीज धीरे धीरे घटती है तब क्या होता है, कोई ना कोई संख्या उसमें से माइनस हो रही होती है। लेकिन अगर कोई सीरीज बहुत तेजी से बढ़े तब क्या होता है, या तो स्क्वायर क्यूब होता है या फिर क्या होता है गुणा होती है। या फिर कोई सीरीज तेजी के साथ नीचे घट जाए तब क्या होता है, तब उसमें भाग होती है। तो ये सीरीज जो है तेजी के साथ बढ़ रही है तो यहाँ पर गुणा हुई होगी, है ना। तो भाई 3 से हुई है 50, तो 3 से 50 कैसे बन सकता है। तो 3 से 50 बनाने के मतलब 3 तरीके हो सकते हैं। कैसे, 17 की 3 की 17 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 × 51, और 51 में से 1 माइनस कर दो तब मिल जाएगा आपको 50। लेकिन अगले स्टेप पे भी क्या सेम ये चीज़ फॉलो होगी, 50 से 755 बनाना है। तो 50 की आप 17 से गुणा करो तो 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ये कितना आ जाएगा 850। तो यही 850 आ जाएगा, लेकिन हमें बनाना था 755, तो 17 से तो गुणा होगी नहीं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 की 16 से गुणा करो तो 16 × 48, और 48 में 2 जोड़ दो तो मिल जाएगा 50। अब सेम काम हम यहाँ पर करते हैं,
50 की 16 से गुणा करो तो 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा 800, और 800 में 2 जोड़ोगे ये आ जाएगा 802। तो ये है सिर्फ 755, तो ये भी नहीं होगा। अब और कैसे 3 से 50 बन सकता है, तो अगर आप 3 की 15 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 15 या 45, और 45 में 5 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 50। अब यहाँ पर देखते हैं, 50 की अगर आप 15 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 15 या 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, कितना आ जाएगा 750। और 750 में 5 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा 755, और ये टर्म भी है, नेक्स्ट टर्म जो है वो है 755। तो हमें जो है पैटर्न पकड़ में आ गया कि क्या है भाई, 3 गुणा 15 प्लस 5, जो भी नंबर है, नंबर गुणा 15 और प्लस 5, और जो है नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ये है इसका पैटर्न। तो अब क्या करेंगे, 11330 में 11330 में 15 से गुणा करेंगे, प्लस कर देंगे 5, है ना। तो अगर आप किसी भी संख्या से 0 को गुणा करो तो क्या आना है, 0 ही आता है। अगर आप 11330 को 15 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट या फिर लास्ट का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, लास्ट का अंक आ जाएगा 5। तो यूनिट डिजिट या फिर जो है आपका इकाई का अंक वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है, लेकिन ये जो है इन दोनों में इकाई का अंक 0 है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। तो 2 ऑप्शन को हमने कर लिया है एलिमिनेट। अब 2 ऑप्शन हमें जो है इकाई के अंक 5 वाले मिल गए, और इनका जो है सेकंड जो ये है 10th प्लेस पे है, ये भी जो है सेम अंक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये है 11,000, यहाँ पर लिख लेते हैं 11,330, इसको किससे गुणा करनी है, 15 से गुणा करनी है। 15 0 0, 15 त्या 45, 5 बचा 4, 15 त्या 45 और 4 49, बचा 4, 15 के 1 से गुणा करोगे 15, 4 19, 9 बचा 1, 15 के ना 15 और 1 16, ये कितना आ गया 16,000, 16 नहीं 1,69,950। तो ये कितना आ गया 16,99,50। अब इसमें क्या जोड़ना है, 5 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 5 5 9 9 है और 1, ये कितना आ जाएगा 16,99,55। तो 16,99,55 ये ऑप्शन तो हमारे वैसे ही पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि A@B का अर्थ है ए बी का पिता है, $A का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A#B का अर्थ है ए बी की बेटी है, और A*B का मतलब है ए बी का बेटा है। और ये आपको इक्वेशन दे रखी है एक, आपको बताना है U का बाई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो U#B, U#B का अर्थ है UV की बेटी है, तो B की बेटी कौन है, U। उसके बाद V@W, तो V@W का अर्थ है VW का पिता है, V किसका पिता है, तो VW का पिता है, तो ये भाई बहन हो गए। उसके बाद W*X, तो W*X का मतलब है WX का बेटा है, W किसका बेटा है, ये बेटा है X का, और ये B का भी बेटा था, तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए पति पत्नी। उसके बाद X#Y, तो X#Y का अर्थ है X बाई की बेटी है, X किसकी बेटी है, बाई की बेटी है। तो हमारा डायग्राम बन के हो चुका है कंप्लीट। अब हमें बताना क्या है, U बाई से किस प्रकार संबंधित है, ये जो U है ये बाई से कैसे संबंधित है। तो U कौन है भाई, U है बाई की लड़की का, लड़की की लड़की है ना। U क्या है, बाई की पुत्री है, तो बेटी की बेटी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यू कौन है, बाई की बेटी है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, PGDN इज रिलेटेड, यह है रिलेटेड टू SJGQ इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। In the same way, LAC is related to ODFN. To which of the following logic is PNHM related following the same logic? तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि भाई जैसे PGDN किससे संबंधित है, SJGQ से, ऐसे ही जो है LAC, LAC किससे संबंधित है, ODFN से। तो हमें बताना है सेम लॉजिक से PNHM
एच एम किससे संबंधित होगा? तो पी और एस, तो ये 16 + 3 19, 7 + 3 10, 4 + 3 7, 14 + 3 17, 12 + 3 15, ए + 3, तो सब में क्या है +3 है ना, सब में +3 हो रहा है। तो बी +3, बी की वैल्यू होती है 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 ई। 14 + 3 17, 17 होता है क्यू। 8 + 3 11, 11 होता है के। 13 + 3 16, ये होता है पी। तो ये क्या हो जाएगा ई क्यू के पे पी, ई क्यू के पी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दे रखा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज बिकम ए मैटर ऑफ इमरजेंसी कंसर्न। कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है पूरी दुनिया में फैल रहा है और यह आपातकालीन चिंता का विषय बन गया है। तो ये आपका कथन है। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, साइंटिस्ट आर स्टडिंग दिस वेरिएंट एंड एम्फेसाइजिंग द गाइडलाइंस टू फॉलो। वैज्ञानिक इस वेरिएंट का अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए दिशा निर्देशों पर जोर दे रहे हैं। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, पीपल आर ट्रैवलिंग अब्रॉड टू विजिट प्लेसेस। लोग विदेश जाकर विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। तो आपके पास ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रैक्टिकल तरीका हो जाएगा या फिर कौन सा कार्यवाही का सही तरीका होगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन यह है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे दुनिया में फैल रहा है और यह आपातकालीन चिंता का विषय बना हुआ है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है भाई, वैज्ञानिक इस वेरिएंट का अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए दिशा निर्देशों पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और आपातकालीन चिंता का विषय बना हुआ है तो जो है वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करना चाहिए और जो दिशा निर्देश हैं उस पर जो है जोर देंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये जो है कार्यवाही का तरीका भी है, कोर्स ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात है, यही कदम उठाना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो हो जाएगा सही। अब सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं। पीपल आर ट्रैवलिंग अब्रॉड टू विजिट प्लेसेस। लोग विदेश जाकर विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। तो भाई एक तरफ तो वायरस फैल रहा है, पूरी दुनिया चिंता में है ना, इमरजेंसी कंडीशन है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो कि विदेशों में जाके लोग घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये तो भाई तरीका सही नहीं होगा, कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं होगा, कार्यवाही का तरीका सही नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो सिर्फ पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वही हो जाएगा आपका करेक्ट। तो नाइदर वन नॉर सेकंड गलत है, बोथ वन एंड सेकंड गलत है, ओनली टू फॉलो ये भी गलत है, ओनली वन फॉलो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि केवल फर्स्ट वाला जो है ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ इन अ कोड 7519 इज रिटन एज गिव and 823 is written as cat, then in the same code 7239 will be written as। तो 7519 को क्या लिखा जाता है गिव, और 823 को क्या लिखा जाता है कैट। तो हमें बताना है इस 7239 को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो है ना 7519, तो कोई भी जो है नंबर इसमें और इसमें कॉमन नहीं है ना, और सबके लिए अलग अलग जो है वो दे रखे हैं। जैसे जी की पोजिशनल वैल्यू 7 होती है लेकिन आई की 9 होती है, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। सीधा सीधा जी को किससे डिनोट किया गया है 7 से, 5 को डिनोट किया गया है आई से, और जो 1 को डिनोट किया गया है वी से, और 9 को ई से, ऐसे 8 को सी से, 2 को ए से, और 3 को टी से। तो भाई 7 को किससे डिनोट किया गया है, इसको किया गया है जी से। तो 7 के लिए हो जाएगा कोड जी, 2 के लिए क्या कोड होगा, 2 के लिए कोड होगा ए, 3 के लिए कोड होगा आपका टी, और 9 के लिए कोड होगा आपका ई। तो 7239 को क्या लिखा जाएगा GATE, GATE। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसे हम कल के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल को बचे हुए 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।